अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो बड़े लंबे अरसे तक उनको एक्यूज़ किया गया कि वो सिर्फ सूबाई सियासत कर रहे हैं या सिर्फ सिंध तक महदूद हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर से इंतखाब लड़ने का जब से फ़ैसला किया है तो लाहौर में भी पीपल्स पार्टी का वो एक्टिविज़म दिखाई दे रहा है जो हमने जलसे में लास्ट वीकेंड पर देखा। और कहा यही जा रहा है कि बिलावल साहब की तरफ से एस्पायर किया जा रहा है कि ये लाहौर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख भी यही कहती है कि यही वो शहर है जिसने सबसे पहले मैंडेट देने का आगाज़ किया था पीपल्स पार्टी को। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक सियासी किरदार जो कि सारे फ्रेम से, इस सारे कैनवस से गायब रहे, वो चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी थे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले ये कहा कि मैं इस सिस्टम से मायूस हो चुका हूँ। नून लीग का हिस्सा भी रहे, तहरीक इंसाफ का भी रहे, और पीपल्स पार्टी के स्टेज पे हमने उनको देखा और उनका कहना यही था कि हमारा मिशन ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनवाया जाए। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि बिलावल साहब की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्ट्री को रन किया गया वो बड़ा एक्यूरेट था और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर तनकीद की जा सके। तो इसी हवाले से आज हम बात करते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं और इसके अलावा वो काफली के रहनुमा भी हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के मीडिया पे बिलखसूस वापसी हो रही है आपकी। तो इस दौरान ख़बरें ये भी सुनी कि शायद आपका बाहर जाने का मकसद यही है कि थोड़ी मायूसी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, लेकिन वापस आकर तो आपने जलसे में कल हिस्सा लिया। तो कौन सी खबर ठीक थी दोनों में से फिर? देखें, ये बात दुरुस्त है कि हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें फ़िक्रमंद है। गरीब आदमी के लिए ये मुल्क जो है वो जहन्नम बन गया है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि मैं चांसलर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ का, तो बहुत से पेरेंट्स और बहुत सी फैमिलीज़ मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि हमारा बेटा और बेटी जो हैं वो दाखिला नहीं, इम्तिहान में नहीं बैठ सकते क्योंकि हम उनकी फ़ीस नहीं दे सकते। तो फिर मुझे कहते हैं कि वाइस चांसलर से सिफारिश करें। तो फिर मैं कभी अपनी जेब से पैसे देता हूँ, कभी दोस्त से हेल्प करवाता हूँ। तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाए कि इसलिए कि वो फ़ीस अदा नहीं कर सकता। तो ये मुल्क की जो सूरत हाल है, लोग अपना बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग जो हैं अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीद सकते। तो मुल्क जब बहरान में हो और गरीब जो है उसके लिए अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो और सियासतदान इन हालात में भी इकट्ठे मिलकर बैठने के लिए तैयार ना हो और मुआशी जो मैस है इस मुल्क में उसको निकालने का किसी के पास मंसूबा ना हो, तो इसमें मायूसी, मैं अकेला तो मायूस नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पूरी हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का दर्द रखता है वो मायूस है। अप्रैल 2022 जब आप गवर्नर लास्ट टाइम रहे और उसके बाद से आप बाहर रहे, इस सारे सेटअप से बहुत कुछ तब्दील हो गया है। 9 मई भी इसके बाद हुआ। इसके अलावा सियासत में इतनी इंतहा आ गई कि हमने सियासी कारकुनान को सड़कों पर आके जलाओ घेराव करते हुए देखा। इसने इतने अरसे में पॉलिटिक्स तो बहुत तेज़ी से तब्दील हुई है। अब आके आपको लगता है कि इलेक्शन का जो प्रोसीजर सारा होने जा रहा है कोई स्टेबिलिटी ले आएगा पाकिस्तान में? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि एक जमात तो इतना एहतजाज कर रही है कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिला, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि दीवार से लगा दिया हमें। तो इस इलेक्शन के प्रोसेस से उम्मीद है आपको या इससे भी मायूसी है? देखें जी, मैं समझता हूँ और जो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पंजाब की निगरान हुकूमत है, सेंट्रल फेडरेशन की निगरान हुकूमत है, मैं तो उनसे हमेशा एक ही बात करता हूँ कि तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तमाम जमातों को अपना मंशूर भरपूर तरीके से पेश करना चाहिए। लेकिन मैंने जो मायूसी वाली बात है वो ये है कि मैं 10 साल से पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान की सियासत, और पिलडात के लोगों से भी मीटिंग्स की हैं, मैंने तमाम सियासी जमातों के लोगों से भी मीटिंग की हैं कि पूरी दुनिया में जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं उनको पता होता है कि वो इलेक्शन में जीतेंगी तो उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, उनको पता होता है कि वो जीतेंगे तो उनका चीफ मिनिस्टर कौन होता है, बल्कि उनकी पूरी शैडो कैबिनेट होती है। और शैडो कैबिनेट जो है अपना एक पूरा तैयारी करती है कि जब हुकूमत में आएंगे तो हम ये करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मैं आपसे पूछता हूँ या पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूँ या सियासी जमातों से पूछता हूँ, क्या हमें मालूम है कि अगर तहरीक इंसाफ मरकज़ में जीती है तो अब जा चूँकि जो है
इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उनका वजीर ख़जाना कौन होगा, या अगर वो पंजाब में जीते हैं तो उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उनके मिनिस्टर कौन होंगे, या इवन आप देख लें मुस्लिम लीग नून वालों से पूछ लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। जो वो जब कौम को ये नहीं पता, 14 करोड़ के अवाम इलेक्शन में जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इस जमात को वोट देंगे तो हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर, तो जो जमहूरियत की बेसिक्स हैं वो हम आज तक 70-75 सालों में उनको अडॉप्ट नहीं कर सके। ये गैर यकीनी की सूरत हाल क्या सिर्फ सियासतदानों ने क्रिएट की? क्योंकि कहा यह जाता है कि अब भी बहुत से लोग ट्वीट भी करते हैं, बात भी करते हैं कि पता नहीं 8 फरवरी को भी इंतखाब होता है या नहीं होता। तो ये अनसर्टेनिटी फैलाने के पीछे तो पूरे सिस्टम में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें बहुत से करैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ में अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी जिस मुल्क में होती है गैर यकीनी सूरत हाल, वो मुल्क में इकनॉमिक ने क्या तरक्की करनी है, उस मुल्क में जो है मामलात कैसे ठीक है। देखें, बाहर का जो इन्वेस्टर है वो आपके पास उस वक्त आएगा जब उनको पता होगा कि कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है, पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म है। तो इसकी वजह से यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को नुकसान। लेकिन आप खासे पेसिमिस्टिक दिखाई देते हैं हर चीज़ के बारे में सिवाय भुट्टो साहब के। तो बिलावल साहब की जहाँ तक बात है, NA 127 की कैंपेन भी चल रही है, ज़ोरों पर है, जलसा भी हुआ। तो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया बिलावल साहब के लिए कि अगर उनको ये ना मिली तो बहुत नुकसान होगा। कौन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा बिलावल साहब को? नहीं, मैंने तो ये कहा है, देखें हमारे वहाँ दफ्तर पर हमला हुआ है, पेट्रोल बम फेंका गया है। हमारे जमात के जो हमारी जमात, सॉरी मैंने कह दिया, बिलावल भुट्टो के, क्योंकि मेरी जमात तो काफ है तो उनके जो स्टीमर से उनको उतारा गया है। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलना चाहिए, और जो लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब कैंपेन कर रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो नून लीग के हवाले से जिस तरह से सीट एडजस्टमेंट ना होने की खबर हमने सुनी कि नहीं हो सकी, चौधरी शाफे साहब ने एक इंटरव्यू रिसेंटली दिया है, वो ये कहते हैं कि हम नून लीग पे तनकीद नहीं करेंगे, उनके साथ मिल के चलेंगे। ये पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं है काफ लीग में, क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें, चौधरी शहजाद साहब को आप ले लें, वो हमेशा उन्होंने रिकन्सिलेशन की सियासत की है, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि इससे जो रिएक्शन हुआ है सीट एडजस्टमेंट ना होने के बाद, उससे दूसरी जमातों को भी लेसन लेना चाहिए कि कितनी कुव्वत बर्दाश्त है कि 4 सीटें थी MNA की, सही, काफ लीग के पास 2018 में, और 8 सीटें जो थी MPA की। सीट एडजस्टमेंट उन पे भी उनको नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सियासी रवादारी का सबूत दिया है कि ठीक है भाई, उन्होंने नहीं दिया तो हमारे खिलाफ नहीं कैंडिडेट खड़े किए 1-2 सीटों पे, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी भाई खड़ेगा, हमारे खिलाफ भी खड़े कर लें, क्योंकि वो पार्टी के दूसरे कैंडिडेट को ये तासर नहीं देना चाहते थे कि हमने 1 या 2 सीटों के लिए अपनी पार्टी जो है दूसरे अपने साथियों को नुकसान पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज वेरी ऑनरेबल जो है पोजीशन जो है शाफे साहब ने और सालिक साहब ने ली। लेकिन एक इशू ये भी है ना कि जिस तरह से आपने कि PDM की जो हुकूमत रही है, इसमें जो गवर्नेंस हुई सारी तकरीबन 16 माह के दौरान, इससे खासा नुकसान पहुंचा है। काफ लीग की भी आपने बात की कि उन्होंने भी सफ़र किया इस अलायंस की वजह से। शाफे साहब ये कहते हैं कि दोबारा से अलायंस की तरफ हम जा सकते हैं, तो फिर आप दोनों की लाइन में फ़र्क वाज़ेह है। देखें, ये बातें वो बातें हैं जो इलेक्शन के बाद की बातें हैं, तो वहाँ पर पार्टी जो है वो डिस्कशन होगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी लिया जाएगा, उनका भी लिया जाएगा, और जमहूरी तरीके से हम जो भी फैसला करना है वो करेंगे। मतलब इलेक्शन के बाद अगर नून लीग की तरफ जाते हैं तो चौधरी सरवर साहब उस पर एतराज़ करेंगे गालिबन? जी, वो उस वक्त की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त डिस्कशन जब होगी तो उसको मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। सही। इसके अलावा कुछ पार्टीज़ में, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस रहा, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी रहा, तहरीक इंसाफ के साथ भी रहा, अब आप पीपल्स पार्टी की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक लंबा ताल्लुक आपका उनके साथ भी रहा है। बिलावल साहब के बारे में जरदारी साहब ये कहते हैं कि अभी सीखना है उन्होंने, अभी मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं है, लेकिन आप खासा कॉन्फिडेंस भी शो करते हैं बिलावल साहब पे। तो पार्टी के अंदर हाउस डिवाइडेड नहीं है पीपल्स पार्टी में? पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, अच्छा, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं तो जब मिला हूँ बिलावल से, पहले तो मैं मिला था जब वो बहुत बच्चे थे बेनज़ीर साहबा के साथ, तो अब उनके बयानात देख लें, उनकी सियासत को देख लें,
मैं तो समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई। और दूसरा फिर मैं पाकिस्तान के अवाम से भी ये कहना चाहता हूँ और मीडिया के लोगों के, खुदा के लिए माजी की तरफ से ना जाएं। बाबे जो हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम यार आने दें, अब बच्चों को उनको लड़ने दें इलेक्शन। ये पूरी दुनिया जो है वो यूथ को लेके आगे आ रही है और हम जो है 80 की दहाई की सियासतदान जो हैं, चाहे मैं हूं चाहे दूसरे हैं, हम चाहते हैं उनको देखें। ये पाकिस्तान का अलमिया है। मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये बीए की कंडीशन आई तो लोगों ने अपने बच्चों को, फैमिलीज को अपनी जगह पे इलेक्शन पे खड़ा कर दिया। लेकिन जब ये जो बीए की कंडीशन है ख़त्म हुई तो फिर बाबे मैदान में आ गए, अपनी औलाद को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। तो जब वालिदैन अपनी औलाद को भी, डायनेस्टी के लिए भी अगली जनरेशन को देने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे फिर मुल्क कैसे आगे जाएगा? मैं कहता हूँ ये यूथ जो है यही इस मुल्क के चैलेंजेस से निकल सकता है। जो पुरानी हमारी जनरेशन है, उन्होंने तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को बैडली लेट डाउन किया है। बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब, ये पिछले इंतखाब में भी बिलखसूस पंजाब की अवाम ने देखा कि अक्सरियत मुस्लिम लीग नवाज के पास थी, हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की, आप भी गवर्नर थे उस टाइम पे। 2024 के इलेक्शन में दोबारा से ये तो नहीं हो जाएगा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि चीज़ें तब्दील नहीं हो रही। हम जब ये कहते हैं कि 2018 में ये हुआ था और अब भी ये होना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि 2018 में अगर गलत हुआ था या 2013 में गलत हुआ था तो 2024 में हम यार अपने आप को तब्दील कर लें। हम एक मुफाहमती सियासत की तरफ जाएं, एक गैर इंतकामी सियासत की तरफ जाएं, एक दूसरे को गाली गलौज और एक दूसरे के खिलाफ नफरत की सियासत जो है उसको ख़त्म करें। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है भाई, इलेक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि अगर एक सिंध का एक लीडर जो है लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है तो इससे जो है वो पाकिस्तान की फेडरेशन को तकवीयत मिलेगी। और मैं आपको ये बात अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक बात बताता हूँ कि स्कॉटलैंड में SNP जो है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, जो स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस चाहती है, वो आज से 4-5 साल पहले इतनी मकबूल हो गई थी कि मेजॉरिटी ऑफ दी स्कॉट्स जो थे वो कहते थे कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अब जब से मेरे बेटे ने स्कॉटिश लेबर पार्टी का लीडर वो बने हैं पिछले 2 साल में, वो 12% जो थी ओपिनियन पोल्स में जमात, उसको वो 36% पे ले आए हैं और उससे फेडरेशन मजबूत हुई है। तो या तो फिर हम फैसला कर लें कि भी पंजाब हमने इस पार्टी को हमेशा के लिए दे दिया, सिंध हमने इस पार्टी को हमेशा के लिए दे दिया, हमने KP को फलां को दे दिया और फिर ठीक है, फिर तो चलता रहेगा। खुदा के लिए जो अगर सिंध का लीडर पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में अगर आएगी, मजबूत होगी, तो इससे फेडरेशन मजबूत होगी और इसमें सिंध में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा कि लाहौर के लोग जो हैं वो बायस्ड नहीं हैं। लाहौर के लोग अगर समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है दूसरे कैंडिडेट से बेहतर कैंडिडेट है तो लोग उसको वोट देंगे, वो जीतेगा। तो इसमें मैं समझता हूं कि मुल्क की फेडरेशन की मजबूती है। और आज से 35 साल पहले आप सबको मालूम है कि बेनजीर भुट्टो ने यहां से इलेक्शन लड़ा था और लाहौर के लोगों ने उनको यहां से कामयाब करवाया। ठीक है चौधरी साहब, एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और चौधरी सरवर साहब के फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी। चौधरी साहब ये बताइएगा, इस पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, बिलावल साहब अपील भी करते दिखाई दिए तहरीक इंसाफ के वोटर से कि अगर आपके पास अपने उम्मीदवार नहीं है तो इम्प्लाइड मीनिंग उसका यही था कि हमारी तरफ भी आया जा सकता है, हमें भी चूज़ करें। आपको तहरीक इंसाफ के कारकुन का वोटिंग बिहेवियर कैसा लग रहा है कि वो जाएंगे इस तरफ? बिलावल मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप तीर को वोट देंगे तो मैं इंतकाम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। तो ये एक मैसेज जो है उन लोगों को जो मुश्किल में हैं, तो मैं समझता हूं कि एक उनकी तरफ से अच्छा मैसेज गया है कि हम जो है इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो लिव एंड लेट अदर पीपल लिव वाला एटीट्यूड जो है रखेंगे। नून लीग के जो दोस्त हैं पीपल्स पार्टी बिलावल साहब के, वो खासे परेशान हैं और खफा भी हैं कि 16 माह की हुकूमत कर ली, आपको वजारत भी मिली
और उससे बाहर आके आप एंटी नवाज वोट को अपील करने के लिए पंजाब में ये सियासत कर रहे हैं जिसमें वही डिमीनर है। तो फिर आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध में सियासत होनी चाहिए, मुस्लिम लीग को सिर्फ पंजाब में सियासत की इजाजत होनी चाहिए, और चूंकि केपीके में दाल नहीं कर रही वहां चलो केपी उनको नून को पीटीआई को दे दो। तो अगर आप ये सियासत चाहते हैं पाकिस्तान के लोग, तो फिर मैं तो इसके हक में नहीं। पंजाब के अंदर क्या वोटर ये नहीं सोचेगा कि 16 माह की हुकूमत में दोनों पार्टीज एक साथ रहीं, एक साथ मिलकर रूल किया, तो वो जो इकोनॉमिक सारी डिस्पैरिटी हमने देखी, बड़ी अच्छी बात आपने कर दी, आपने इकोनॉमिक्स की बात कर दी। तो इकोनॉमिक्स का कौन था फाइनेंस मिनिस्टर? मतलब उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी शेयर नहीं जो देखें, अगर फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, इकोनॉमी जो है, देखें दुनिया में जहां भी हों, चूंकि पाकिस्तान में अब बहुत डेवोल्यूशन हो गया है, हेल्थ और एजुकेशन डिवॉल्व हो गए हैं, मिनिस्ट्रियां 4 इंपॉर्टेंट होती हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर। तो जो पीपल्स पार्टी के पास मिनिस्ट्री थी, फॉरेन मिनिस्ट्री, मैं जो कि बरतानिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहा हूं, और पूरी दुनिया में मेरे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं उनको ज़ाती राब्ते में भी हूं। मैं समझता हूं कि मुझे कम अज़ कम किसी जगह से नेगेटिव या एक भी ब्लंडर 16 माह की हुकूमत में बिलावल से नहीं हुआ। हालांकि ही वॉज ए यंग पॉलिटिशियन, अभी मतलब वो क्या कहते हैं कि अभी उसका तजर्बा भी महदूद था। तो मैं समझता हूं कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही हैज़ डन एक्सीलेंट जॉब। अच्छा, और इसके साथ साथ मतलब वो जो 16 माह की हुकूमत थी, इरफान सदीकी साहब ने तो ये भी कह दिया कि वो हमारी भी नहीं थी, क्योंकि ये वो देगा जिसमें हर किसी का हिस्सा था। तो फिर तो हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले रहा इसकी। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काफ के लोग भी हमारे थे, हमें कहते हैं कि भी आप भी उसमें शामिल थे। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक डिग्री होती है कि कितना प्राइम मिनिस्टर किसका था, फाइनेंस मिनिस्टर किसका था। सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ लीग अब 18 कौमी असम्बली की सीटें, इसके अलावा 57 उनकी सूबाई असम्बली की सीटें, उस पर इंतखाब लड़ने जा रही है। कन्फाइन नहीं हो गई पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस तरह आपने भी कहा कि तहरीक इंसाफ के, नून लीग के जो नाराज़ अरकान हैं वो इस तरफ आएंगे, कोई आया नहीं ऐसा? नहीं भाईजान, वो उसकी वजह थी, क्लैरिटी नहीं थी। देखें, बात यह है कि अगर 9 मई का वाक़या ना होता, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता कि काफ जीत जो थी कहाँ जाती। अच्छा। तो लेकिन 9 मई का वाक़या हो गया, उसके बाद प्रायोरिटीज़ बदल गई, उसके बाद और इश्यूज पैदा हो गए, और हम सीट एडजस्टमेंट जो है उस सिलसिले में रहे आखिरी तब तक। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मेरे तो 200 कैंडिडेट मैं खड़े करता पूरे पंजाब में, हर हल्के में कैंडिडेट खड़ा। बहुत सी पार्टीज़ ये फील करती हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बनना उसने नुकसान पहुंचाया पीपल्स पार्टी को, कहीं कहीं नून लीग को भी। काफ लीग नहीं, नून तो इसकी बेनिफिशरी है, वो ये कहते हैं कि बहुत सीटें देनी पड़ जाएगी। नहीं, मैं आपकी दुरुस्ती करना चाहता हूँ। IPP के जो बेनिफिशरी है वो सिर्फ एक जमात है। अच्छा। और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। लेकिन जब बाकी तो जो है ना, काफ लीग ने भी सफ़र किया उसकी वजह से, और यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी ने भी सफ़र किया। पीपल्स पार्टी ने भी किया इसलिए कि अगर वो लोग ना बनते तो वो लोगों ने काफ के साथ आना था या अपना पीपल्स पार्टी के साथ जाना था, और कहाँ जाना था। सही। चौधरी सरवर साहब के बारे में तासुर ये है कि हर पार्टी में वो मिसफिट होते हैं, और आपको क्या लगता है कि पार्टीज आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई या आप नहीं कर पाए? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने उठा दिया है। ये बात दुरुस्त है आपकी। देखें, सिर्फ उसकी 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं अभी तक फिट नहीं हुआ। अच्छा। एक तो ये है कि मुझे सच बोलने की बुरी आदत है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में सच का कहत है, झूठ जहाँ चलता है, झूठ जहाँ बिकता है। लेकिन बरतानिया की सियासत में अगर कोई लीडर झूठ बोलता पकड़ा जाता है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। बोरिस जॉनसन का आपने देखा, एक बात उसने की कि क्रिसमस पार्टी हुई है कोविड के दौरान, उसने कहा नहीं हुई, बाद में साबित हो गया हो गई, तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे नहीं रह सकता। तो यहाँ सुबह दोपहर शाम हर चीज़ झूठ पे चलती है। दूसरा मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। जब आदमी पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो बंदा, मैं आपको ईमानदारी से ये बात कहता हूँ कि मैं जो है मुस्लिम लीग नून के टाइम में और तहरीक इंसाफ के टाइम में एज ए गवर्नर
11 बजे दफ्तर जाता, 1 बजे वहाँ से आता, सर्वर फाउंडेशन लाखों लोगों के इलाज ना करता, हेपेटाइटिस फ्री कैंपेन ना चलाता, पानी की कैंपेन ना चलाता, तो मेरा कोई दुश्मन नहीं था। अच्छा। लेकिन यहाँ पर जो आदमी काम करता है उसकी टांगें लोग खींचते हैं, उसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो ये एक है प्रॉब्लम जिसकी वजह से मुझे मुश्किल जो है पेश आती है। परवेज इलाही साहब से ज्यादती हो रही है आपको लगता है? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि परवेज़ इलाही के साथ मेरी जो है नेक ख्वाहिशात हैं। मैं तो कोई भी मेरा चाहे कोई सियासी मुखालिफ हो या मेरा सियासी साथी हो, मैं तो कोई भी जब तकलीफ़ में होता है तो मेरी उसके लिए हमेशा नेक ख्वाहिशात होती। और तहरीक इंसाफ के साथ जो ट्रीटमेंट रहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसका फ़ायदा होगा ओवरऑल फेडरेशन को इन द फ्यूचर? देखें, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई का वाक़या जो था वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और मुझे पार्टी के लोग कहते हैं, पार्टी का जो वर्कर है, पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं कि चौधरी साहब काश अगर आप होते तो आप कभी वर्कर्स को उस तरफ ना जाने देते। और बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। मैं होता तो मैं कहता कि जो इन तनसीबात की तरफ जाएगा मैं उनको पार्टी से निकाल दूंगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी हुई जिससे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। नई पार्टीज़ का काफ़ी तस्करा है, शायद खाकान साहब भी बात करते रहे, मुस्तफा नवाज भी करते रहे हैं, आप भी कोई प्लान कर रहे थे, सुना इस बारे में कि कोई नई पार्टी अनाउंस की जाए? देखें, अभी कबल अज़ वक्त है कोई बात भी करनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन जो 8 फरवरी का होगा है उस पर मुनहसर हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं ना या सच बोलने वाले लोग हैं, उनको पार्टियां बर्दाश्त नहीं करती। सही, ये एक अलमिया है हमारी सियासत का। आप देख लें, नून को देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी बहुत ऑनरेबल आदमी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझ में इतनी करज है कि मैं जब हुकूमत में होता हूँ तो मैं नहीं परवाह करता कि मेरी गवर्नरी मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी। मैं जब राना सनाउल्लाह पे केस बनाया गया तो मैंने कहा कि ये गलत है, सही, ये नहीं होना चाहिए था। जब खाकान अब्बासी के खिलाफ हुआ तो मैंने पार्टी के अंदर भी बाहर भी कहा कि मैं समझता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है ईमानदार आदमी है। मैं मिफ्ता के लिए भी बोला। लेकिन आप देख लें, आप शाहिद खाकान अब्बासी को ले लें, आप चौधरी निसार अली खान को ले लें, आप महताब कुरैशी को ले लें, आप मिफ्ता को लो, जो बंदा लीडरशिप के सामने बोलता है वो सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी में टॉलरेंस है। अच्छा, आप देख लें कि बैरिस्टर एतजाज आसन कितने क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कल वो बिलावल के साथ खड़ा था। लेकिन मुस्तफा नवाज साहब को तो किसी हद तक साइडलाइन जी, उसमें थे इश्यूज। और मतलब आपकी फिल वक्त उम्मीद पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है? नहीं, मुझे बिलावल से मुझे तवक्कात हैं। सही, बिलावल से चलें। मतलब 3P और 4P का फ़र्क आप में भी नज़र आ रहा है ओपिनियन में आपकी? अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला है। इससे पार्टी पंजाब में उनकी रिवाइवल होगी। ठीक है, पार्टी में जो उनके कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट होगा। और फेडरेशन को, वफाक को, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं और छोटे सूबों को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यही था कि बिलावल साहब का लाहौर से इलेक्शन लड़ना दरअसल एक अच्छा जेस्चर इसलिए है कि लाहौर की पॉलिटिक्स के अंदर भी वो कंट्रास्ट जो मिसिंग था वो रिज्यूम होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, वफाकी दारुल हुकूमत में जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद करने की इतलात आज सामने आई और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की फ़हरिस्त जिसके मुख्तलिफ नाम हैं, शहर की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उनको थ्रेट्स के बायस बंद किया गया। ये कहा गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं। इससे सवाल ये पैदा हुआ कि बहुत से सियासी रहनुमा भी इस चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं। बिलखसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि वो माहौल नहीं है सिक्योरिटी की अगर बात करें
जिसमें इंतखाबात कंडक्ट हो सकें। और इतना अनफॉर्चुनेट है कि उसी तरह से हमने देखा कि ईरान पाकिस्तान कशीदगी के बाद से थ्रेट्स मौसूल होना शुरू हुए, और आज ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 22 से 24 जो जनवरी है, इस दौरान कोई मुबैना हमलों की मनसूबा बंदी का प्लान सामने आया है। इसीलिए इस बिना पे प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए इन तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। तो क्या चल रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में और ये थ्रेट्स कियत के हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। एजाज़ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक ऐसा मौका जिसमें इलेक्शंस सर पर खड़े हैं, तैयारियां की जा रही हैं, पार्टियां अपना एक्टिविज़म करना चाह रही हैं, अभी टेक ऑफ स्टेज पर ही है, इंतखाबी मुहिम बहुत लेट हो चुकी है पहले ही, और तालीमी इदारों को बंद करना पड़ रहा है। अमन व अमान की जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं हालात? ये मुजम्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई, हमने आमा की जो सूरत हाल है या अमन अमान की जो सूरत हाल है, वो साल 2007 और साल 2008 के मुकाबले में तो इतनी बुरी नहीं है। आप अगर कहें कि बुरी है तो बुरी तो बिल्कुल है, इसमें कुछ शक नहीं है। फिर आपने बात किया कि जो 4 यूनिवर्सिटियां यहाँ पर बंद हुई और उनके हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी हुआ, और वो उस थ्रेट अलर्ट में BLA और BLF का जिक्र किया गया। मेरे ख्याल में ये BLA और BLF का जो थ्रेट है ना, मेरे लिए ये बात अहम नहीं है कि ये BLA या BLF का थ्रेट आया है। आपको पता है इस्लामाबाद में कुछ बलोच भी यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, महरंग बलोच, डॉक्टर महरंग बलोच उनकी क़यादत में। लेकिन मेरे लिए अहम बात यह है कि जो थ्रेट है वो TTP का नहीं आया, ये बड़ी अहम बात है। और आपको ये पता है कि मौलाना फजल रहमान अभी रिसेंटली गए थे अफगानिस्तान में, और उससे पहले भी हमारे पास कुछ इतलात हैं कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा एंगेजमेंट हो रही थी, और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी और है, और जो दुरुस्त बात है कि जो कालादम TTP है वो पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश ना करे, टारगेट ना करे या दहशतगर्दी ना करे। तो मेरा ये ख्याल है कि मेरे लिए अहम बात यह है कि TTP का थ्रेट नहीं आया, ये थ्रेट आ रहा है जो इस्लामाबाद पुलिस या जो चीजें रिपोर्ट यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए इदारे नेक्टा वगैरह जारी कर रहे हैं, वो BLA और BLF का कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो अहम बात यह है कि TTP जो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा लीथल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका थ्रेट नहीं है। एजाज साहब, इसके अलावा मतलब ये बेशक इस नौयत का थ्रेट है, सोलंगी साहब भी ये कह रहे हैं कि ये हकीकी थ्रेट्स हैं और हमारे पास एविडेंसेस हैं इसके, लेकिन कराची में भी माजी में एक ऐसा हमला हो चुका है, आपको याद होगा, जिसमें खातून की तरफ से खुदकुश हमला किया गया था। तो उसी नौयत का अगर ऐसा थ्रेट भी आता है तो ऑब्वियसली अब जो सिचुएशन है कि इतनी सेंसिटिविटी है, क्या एक तरफ इंतखाब भी करवाने हैं, दूसरी तरफ आप वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करना है, तो आपको लगता नहीं किसी भी तरफ से ऐसा थ्रेट आए तो ऑब्वियसली उसको डील करना काफी मुश्किल हो सकता है इन द लॉन्गर रन? देखिए मुजम्मिल, बात यह है कि जो खुदकुश हमला है उसका तोड़ तो कोई भी दुनिया का इदारा अभी तक नहीं निकाल सका। उसको रोकने के लिए दीगर इकदाम जरूर किए जाते हैं, लेकिन खुदकुश हमलावर को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कुछ प्रिकॉशंस को तरबियत हो सकती है सिक्योरिटी एहलकारों की कि उसका नुकसान कम से कम हो। जो आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की सूरत, आपको याद होगा 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो साहबा को शहीद किया गया था पिंडी में, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो क्या उसकी वजह से इलेक्शन का अमल रोक दिया गया था? इलेक्शन का अमल चंद दिन आगे चला गया था, लेकिन इलेक्शन जो है वो मुनक्कद हुए थे। साल 2007 और साल 2008 पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के जो हमले हैं, सबसे ज्यादा खुदकुश हमलों के साल 2007 और साल 2008 है। और उसी साल में आपको याद होगा कि टारगेट किलिंग्स भी हुई, जो IED ब्लास्ट है वो भी हुए, खुदकुश हमले भी हुए। तो मजमूई तौर पे सबसे खतरनाक वो साल थे। मौजूदा जो सिनेरियो है उसके मुकाबले में तो मेरे ख्याल में काफी बेहतर है, वो कि आइडियल नहीं है। ठीक है एजाज साहब, एक और मसला जिस पे आपने भी गालिबन बात की वो इंटरनेट के हवाले से था। बहुत से लोगों ने एसोसिएट भी की ये खबर आपसे कि आपने कहा कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले इंटरनेट को बंद करने की पॉसिबिलिटी है। सोलंगी साहब ने इस सवाल को एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि टेक्निकल इशू आगे चल के नहीं आएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का मतलब वही है जो मैंने कहा था
कि गवर्नमेंट की टेबल पे कार्ड्स हैं और जिन लोगों ने या जिन हलकों ने फैसला करना है वो मोस्ट लाइकली वो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं, उनको बंद कर देंगे। मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया की सर्विसेज ही बंद नहीं होंगी, बल्कि इंटरनेट की पूरी सर्विस है वो भी बंद हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया की जब सर्विस चलती है तो उसे वीपीएन के जरिए, आपको भी मुजम्मिल पता है, आप सोशल मीडिया खुद बड़ा यूज करते हैं, वीपीएन के जरिए आप कनेक्ट कर जाते हैं। तो मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मुझे इस बात का आइडिया है कि ये सीरियस कंसिडरेशन है कि सोशल मीडिया और या इंटरनेट दोनों को बंद कर दिया जाए। तो टेक्निकल ग्लिचेस मतलब आप कह रहे हैं आने ही आने हैं, तो फिर क्या करें? उसका जो पाकिस्तान की फ्रीलांस इंडस्ट्री है या आईटी एक्सपोर्ट है, बंद कर दें उसको? क्या करें? देखिए ना, ये बात तो सोचने की है उन लोगों की जो फैसला साज है। मैं और आप, तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ और मुझे आइडिया कि आप भी यही समझते हैं कि अब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका एक बुनियादी जुज़्व बन चुका है इंटरनेट। बिल्कुल, इंटरनेट पे सोशल मीडिया को बाज लोग मिसयूज भी करते हैं, लेकिन उसके मिसयूज का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी फैसिलिटी को खत्म कर दें। उसके मिसयूज का मतलब है कि जो मिसयूज करते हैं उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और डेफामेशन लॉज जो हैं उनका ट्रायल वो क्विक किया जाए। सही। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव कवरेज है उसके हवाले से भी अब ये खबर सामने आ रही है कि जो सहाफ़ी हैं वो बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं हाथे के अंदर आके, उस पर पाबंदी लग गई है। आपको लगता है कि इस फैसले के पीछे कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, कंसर्न है, या फिर सोशल मीडिया की तरफ से जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है या अदलिया मुखालिफ कैंपेन चलती है उसका रिस्पॉन्स है ये? मेरा ये ख्याल है कि जो 13 जनवरी को जो फैसला आया, उस फैसले की रोशनी में मेरे ख्याल में आपको पता है FIA में भी एक JIT बन गई है और उसको तहकीकात कर रही है। 500 के करीब कहते हैं कि अकाउंट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ट्रेंड्स बनाते रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है ये उसी प्रेशर कह लें, या अगर ये अदलिया की तौहीन ना हो तो ये मेरे ख्याल में उसी कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला है। एजाज साहब, लेकिन देखें ना, आप जिस तरह रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत से लोग तनकीद करते होंगे कि आपकी ओपिनियंस जो हैं वो उनके सियासी जो जज्बात हैं उससे अफर्म नहीं करती, तो क्या उससे प्रेशर में आ जाना चाहिए आपको? जस्टिस अजहर मिनुल्लाह ने भी ये बात की आज से तकरीबन 2 रोज़ पहले की बात, जब वो कोर्ट रिपोर्टर से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी जज प्रेशर लेगा वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। तो मुझे तो बड़ी मीनिंगफुल लगी ये बात। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में अदलिया को सोशल मीडिया भी नहीं देखना चाहिए और जो ट्रेडिशनल मीडिया वो भी नहीं देखना चाहिए। जजेस इस पाबंदी का जो ओल्ड स्कूल है, जजेस ओल्ड स्कूल के, वो तो जो समाजी तकरीबात हैं उनमें भी नहीं जाते थे, इसलिए कि जब आप समाजी तकरीबात में जाते हैं तो आपके इन्फ्लुएंस होने का खतरा होता है। लेकिन जाहिर है कि हमारी अदलिया के पास ऐसे हैं लोग जो कि सोशल मीडिया भी देखते हैं और ट्रेडिशनल मीडिया भी देखते हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया देखकर अपनी ओपिनियन भी बनाते हैं और उसका अदालत में भी इज़हार करते हैं। अच्छा, एक और केस जिस पे एजाज आप भी रिपोर्ट करते रहे हैं, ये ज़रूरी है कि इस पर भी टेक लिया जाए। आज़म खान साहब ने जो 164 का जो बयान है उसमें जो एकदम से रिवर्सल हुआ है, क्या इम्पैक्ट होगा इस केस पे आपको लगता है? मुजम्मिल, जो आज़म खान ने बयान अदालत में दिया वो उसका 164 के बयान के 3 हिस्से जो है ना उन्होंने नहीं पढ़े, और उनमें भी जो 2 हिस्से हैं वो बड़े अहम हैं। एक मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने बयान में, पहले बयान में कहा था कि ये साजिश की गई, फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा था कि जो लहराया था उस जलसे में वो लहराया गया था, वो साइफर लहराया गया था। तो इन दोनों बातों से वो पीछे हट गए, साजिश वाली बात पे भी पीछे हट गए हैं, और जो लहराया था साइफर, वो उन्होंने कहा कि जी मेरे इल्म में नहीं वो क्या था, लेकिन वो साइफर कहा गया। लेकिन जो मसला ये है कि जो चेन बनती है, चेन ऑफ इवेंट्स, उसकी तस्दीक कर रहे हैं, यानी कि वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वज़ारत खारजा ने मुझे साइफर दिया, फिर अगली तस्दीक कर रहे हैं कि मैंने इमरान खान साहब को 9 मार्च को वो साइफर दिया, फिर इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि वो खान साहब ने गुम कर दिया, ठीक है, या गुम हो गया उनके पास। तो वो गुम करने की बजाय गुम हो गया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो बयान चेंज किया है, इससे सिर्फ एक फायदा होगा और उसका फायदा मुल्ज़िम को होता है, और वो फायदा ये होगा कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो नहीं मिलेगी, वो जो पनिशमेंट है वो कम हो जाएगी।
तो फायदा खान साहब को हुआ, लेकिन आप ये कहें कि ब्लैंकेट उनको मिल गई है एक सहूलत, तो वो ऐसा क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत से लोग, फिर आपको पता है कि वो ट्रेंड भी चला देते हैं, और अब कहा यही जा रहा है कि केस डेड हो गया, खत्म हो गया, तो आप इत्तेफाक नहीं करते कि खत्म हो गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल केस खत्म हुआ है, बल्कि केस की उन्होंने काफी हद तक तस्दीक की है। केस में जो उन्होंने साजिश का और वो साइफर लहराने की जो बात की थी, जो कि पहले भी उनके डोमेन में नहीं आती थी। एक जो सिविल सर्वेंट है जो कि अपने दफ्तर में बैठता है, उसको क्या पता कि वो साइफर लहरा रहे हैं या नहीं लहरा रहे, या उसका कहना ये बनता ही नहीं था इनिशियली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जी इमरान खान ने अदारों के खिलाफ साजिश की है, ये उसके डोमेन में ही नहीं था। लेकिन ये दो चीजें उन्होंने की हैं, उन्होंने टेक्निकली दोनों घर रखे। उन्होंने जो केस के मेन इवेंट्स हैं उनकी तस्दीक कर दी है, जो इजाफी चीजें थी उनकी तस्दीक नहीं की, उनसे फिर गए हैं। अभी तो उनका ये भी याद रखें क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा अहम होता है, आपको मुजम्मिल पता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उनका पूरा स्टेटमेंट है वो भी उड़ाया जाएगा, लेकिन वो पूरा स्टेटमेंट उन्होंने ओथ लेके दिया हुआ, ये याद रखें। ओथ लेके मतलब कि 3 दफा 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो मैजिस्ट्रेट पूछता है 3 दफा, ये मैंडेटरी है, लॉ में लिखा हुआ है कि वो बार बार 3 दफा पूछता है। आप पर कोई दबाव तो नहीं है, आपके खिलाफ ये बयान जो है इस्तेमाल हो सकता है, तो 3 दफा पूछा जाता है। फिर जो बंदा गवाह आता है उसको कुछ वक्त दिया जाता है कि वो सोच ले, तो उसके बाद वो रिकॉर्ड हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम साइफर केस के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें आज़म खान साहब की तरफ से 164 के बयान में अब जो तब्दीली आई है इसके इम्प्लिकेशन डिसाइड करने बाकी हैं। तो जिन लोगों का तासुर ये है कि ये केस ख़त्म हो चुका है या मज़ीद इसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते, एजाज सैयद साहब के मुताबिक ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि 164 के बयान में आपसे 3 बार पूछा जाता है कि आपकी स्टेटमेंट वेरीफाइबल है या नहीं है, और आप उस पर एग्री करते हैं। तो इसीलिए उनके मुताबिक ये केस स्टैंड करता है। बहरहाल जो बयानात जिसमें थोड़ी तब्दीली आई है, वो जो मेन और बेसिक प्रिटेक्स्ट है केस का, उसको तब्दील नहीं करते। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।